कैसे हैं आप लोग। विजय साडा दिस साइड और आज करने जा रहे हैं हम लोग चार्ट रिवीजन। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा छोटा सा है, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम। और इस एग्रीकल्चरल इनकम से आपको कहां पे क्वेश्चन आ सकता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन आता है वो आता है आपके कंपोजिट इनकम वाले पार्ट के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आपको आता है कंपोजिट इनकम ऑफ अदर वाले पार्ट के ऊपर। और तीसरा आता है मेथड ऑफ एग्रीगेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है। तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही मजेदार है, छोटा सा है, आराम से आप मेरे साथ चार्ट रिवीजन में कंप्लीट कर लेंगे। एंड मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये आपको वैल्यू ऐड करेगा तो अपने वीडियो को आप ये लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों तक के भी जरूर पहुंचाएंगे। चार्ट अगर आपको बाय करना है तो कहां जाना है, ekatvam.academy.com पे जाना है या आपके नजदीकी जितने भी सेंटर हैं वहां पे जाके आपको विचू सर का चार्ट मांग लेना है, आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं चार्ट रिवीजन की। तो सबसे पहले आता है आपका बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। अब यारो दोस्तों समझना बात को, एग्रीकल्चर इनकम जो है ये डिफाइंड है सेक्शन 21A के तहत। एग्रीकल्चर इनकम इज जनरली एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1) बट इनकम टैक्स इनडायरेक्टली कलेक्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम जब भी आती है इसका ट्रीटमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए मोस्टली आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट के अंदर में दिखेगा। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा आपको करना क्या है, अगर पीजीबीपी है राइट, तो पीजीबीपी से आपको एग्रीकल्चरल इनकम को लेस करना है राइट। एंड आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके एग्रीकल्चरल इनकम को वहां पे रखना है। अब जब ये आप एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रखेंगे उसमें से माइनस करना है एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1) और जो आउटर फिगर में फिगर आएगी वो होगी नील। मतलब इसका ओवरऑल जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है। हालांकि इस लाइन का मीनिंग भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि एग्रीकल्चरल इनकम इज इनडायरेक्टली टैक्सेबल। पहले आपको मोटे मोटे तौर पे किस तरीके की एडजस्टमेंट आती है वो बता दूं, क्योंकि आप तो जानते हैं मेरा मंत्र सिंपल है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम बराबर रद्द कर दो। तो चलिए क्या होगा, आपको क्या दिया जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड में एग्रीकल्चर इनकम दी जाएगी, पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त लेस करना है, आईएफओएस में डालते वक्त हमें क्या करना है दोस्त, इसे वहां पे कंसिडर करना है और उसमें से इनकम एग्जम्प्ट कर देना है 10(1) के तहत और आउटर कॉलम में आईएफओएस में नील ही आना है। अब आप पूछेंगे कि सर जब नील ही आना है तो ये एडजस्टमेंट्स क्यों करनी है, पीजीबीपी में इसलिए करनी है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होने के बावजूद आपने उससे प्रॉफिट इंक्रीज करके टैक्सेबिलिटी में लेकर के आया है, जो नहीं होना चाहिए। आईएफओएस में ये इनकम कंसिडर होनी चाहिए, हालांकि इनकम एग्जम्प्ट है इसलिए टैक्सेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। क्लियर है। अच्छा, अब एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने का पावर किसके पास है दोस्त, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने का पावर स्टेट के पास है, ये सेंटर के पास नहीं है, क्योंकि ये कवर होता था एंट्री नंबर 46 टू द स्टेट लिस्ट। कहां कवर होता था, एंट्री नंबर 46 कौन से लिस्ट के अंदर में कवर होता था, स्टेट लिस्ट के अंदर में कवर होता था। तो एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने का पावर किसके हाथ में है दोस्त, स्टेट के हाथ में। फर्दर अब देखिए, क्योंकि कोई भी इनकम एग्जम्प्ट होती है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते। एक सेक्शन है सेक्शन 14A, ये कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर इनकम एग्जम्प्ट है और उससे रिलेटेड खर्चे आपने पीजीबीपी में डेबिट कर रखे हैं तो व्हाइल कंप्यूटिंग द पीजीबीपी इनकम ये एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप इनकम एग्जम्प्ट कर देंगे, दूसरी तरफ आप एक्सपेंसेस क्लेम करके अपने प्रॉफिट को रिड्यूस कर देंगे, दैट इज टैक्सेबल प्रॉफिट को रिड्यूस कर देंगे। अब इनकम टैक्स डेफिनेटली ये चाहेगा तो नहीं, इसीलिए एक सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 14A, जो कहता था कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है या कोई भी इनकम एग्जम्प्ट है तो इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस आप अपने टैक्सेबल इनकम से रिड्यूस नहीं कर सकते। So, where any expenditure is incurred in relation to an exempt income, the same shall not be allowed as deduction. The same shall not be allowed as deduction. Are you getting the point? अब आगे बढ़ते हुए हमें यह समझना होगा कि एग्रीकल्चरल लैंड किस तरीके से होती है, ये एग्रीकल्चरल लैंड को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है और हम ये डिवीजन पढ़ क्यों रहे हैं दोस्त। एग्रीकल्चरल लैंड के बेसिस पे इसकी टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन करती है, जो नीचे यहां आपको समझने को मिलेगा। पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड किस बेसिस पे डिवाइड की गई है और फिर समझेंगे इसकी टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होती है, ताकि आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। चलिए समझते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड जो है ये दो तरह की होती है, बेसिकली हम इसे दो तरह में क्लासिफाई करते हैं, एक अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, दूसरा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। अब अर्बन या रूरल देखने से पता चल जाएगी क्या यार ये अर्बन दिख रही है ये रूरल दिख रही है, सोच के देखना, देखने से तो पता नहीं चल रहा ना कैसी दिख रही है। तो अर्बन या रूरल किस बात पे डिपेंड करेगी, तो देख दोस्त अर्बन या रूरल डिपेंड करेगी कि भैया वो कहां सिचुएटेड है। यस, अब लॉ ने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को डिफाइन नहीं किया है बट रूरल एग्रीकल्चर लैंड को डेफिनेटली डिफाइन किया गया है। तो चलो समझते हैं रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है। देख, अगर कोई भी लैंड तेरे म्युनिसिपल एरिया या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर में आ रही है, अगर कोई भी लैंड तेरे म्युनिसिपल एरिया या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर में आ रही है तो ये हमेशा अर्बन ही रहेगी। तो अगर कोई भी लैंड तेरे म्युनिसिपल एरिया या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर में आ रही है तो वो हमेशा अर्बन ही रहेगी। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर अप टू 2 किलोमीटर इफ पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड 10,000, जिस एरिया में आपकी लैंड सिचुएटेड है ये लैंड में ये जगह पे आपकी पॉपुलेशन जो है ये 10,000 के ऊपर नहीं है, तो ये क्या बन जाएगी सर,
रूरल बन जाएगी। अगर वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर नहीं है विद इन 2 किलोमीटर, तो आपकी जो लैंड है ये रूरल बन जाएगी। दूसरा क्राइटेरिया है अप टू 6 किलोमीटर का। अगर अप टू 6 किलोमीटर इफ द पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड 1 लाख, तो आपकी लैंड कौन सी लैंड मानी जाएगी? रूरल लैंड मानी जाएगी। तीसरा क्राइटेरिया है अप टू 8 किलोमीटर का। अप टू 8 किलोमीटर इफ द पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड 10 लाख, तो ये क्या मानी जाएगी सर? रूरल मानी जाएगी। तो विद इन द म्युनिसिपल एरिया रहा, ये हम बाय डिफॉल्ट में अर्बन मानते हैं। म्युनिसिपल एरिया के बाहर अप टू 2 किलोमीटर इफ पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड 10,000, अप टू 6 किलोमीटर पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड 1 लाख, एंड अप टू 8 किलोमीटर पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड 10 लाख, तो ये लैंड रूरल रहेगी, अदरवाइज ये लैंड अर्बन लैंड रहेगी। अब आप पूछेंगे कि सर ये जो किलोमीटर्स है ये हम कैसे काउंट करेंगे? ये जो डिस्टेंस है ये हमें एरियली मेजर करना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस है ये हमें कैसे मेजर करना पड़ेगा? एरियली। अब दूसरी बात आप पूछेंगे कि सर पॉपुलेशन तो रोज बढ़ रही है, हर मिनट बढ़ रही है, तो ये पॉपुलेशन कब के लेंगे? याद रखिए, हम पॉपुलेशन का मतलब होता है एज पर लास्ट सेंसस। तो जो भी लास्ट सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन रहेगा ये हमें कंसिडर करना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको ये क्वेश्चन आएगा नहीं कि भैया लैंड यहां सिचुएटेड है तो बताओ अर्बन या रूरल। ये नहीं पूछते, ना ही आपको कभी इंटर लेवल पे पूछते हैं, ना ही फाइनल लेवल पे पूछते हैं, याद रखना, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया हुआ है। सपोज आपकी लैंड जो है ये 0 से 2 किलोमीटर के अंदर में सिचुएटेड है, ठीक है, और यहाँ का पॉपुलेशन लेस देन 10,000 है। तो विद टू 0 से 2 किलोमीटर है, पॉपुलेशन लेस देन 10,000 है, ऑटोमेटिक कौन सी लैंड बन गई? रूरल। अब यही अगर पॉपुलेशन कितने से ऊपर चल जाती? 10,000 से ऊपर चल जाती एज पर द लास्ट सेंसस, तो ये कौन सी लैंड बन जाती? अर्बन लैंड बन जाती। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यहाँ पे और एग्जाम्पल दिए हैं, कंसिडर कर लेना, राइट। अब आते हैं कि भैया मान लीजिए अगर ये एग्रीकल्चर लैंड है तो रूरल और अर्बन के बेसिस पे इसका डिवीजन किस तरीके से होता है, ठीक है, या इसके ट्रीटमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, आइए समझते हैं। अब लैंड 2 तरीके से होगी विच इज मोस्टली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, क्लियर है। अब अर्बन लैंड या रूरल लैंड, अब देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम पे जितने भी आज तक के एग्जामिनेशन आए हैं इंस्टीट्यूट ने, चाहे वो सीए इंस्टीट्यूट हो चाहे वो सीएमए इंस्टीट्यूट हो, इन सभी ने बहुत क्लियर लिख के दिया द लैंड इज अ रूरल लैंड या अर्बन लैंड। तो वहां पे आपके एफर्ट्स बच जाते हैं इतना सब पढ़ने के। अब आता है कि भैया इनका इंपैक्ट क्या होता है कैपिटल गेन में। चलिए ध्यान से सुनिए, ये चार्ट मैंने बनाया है और ये कहीं भी और दिख जाए तो मान लेना कॉपी ही होगा, राइट। और दूसरी बात, ये बहुत ही क्रिस्प शॉर्टकट बना के दिया है, तो चेक करो। अब समझो रूरल हो या अर्बन हो, मोस्टली इनसे 3 इनकम आ सकती है, हालांकि और भी आ सकती है, मेजरली 3 जो आपको कंसिडर होती है। पहला, या तो इनसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करके कोई इनकम कमा ली। दूसरा, ये एग्रीकल्चरल लैंड सेल करके कोई इनकम आ गई। तीसरा, ये लैंड कंपलसरीली एक्वायर करके कोई इनकम आ गई। मोस्टली ये 3 ही एक्टिविटी हो सकती है। चलो अब फोकस करना, अगर रूरल से आए या अर्बन से आए इनकम, अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो दोनों भी एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(1). तो सेक्शन 10(1) एग्जाम्प्ट करता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड या अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, जो अर्बन से आ रही हो या रूरल एग्रीकल्चर लैंड से आ रही हो, दोनों की दोनों एग्जाम्प्ट है। दूसरा, अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड सेल कर देते हैं, रूरल होगी तो इस पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आने वाला। अब आप पूछेंगे कि सर क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, और ये कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं आ सकता। इसीलिए जब भी मेरे दोस्त तू रूरल एग्रीकल्चरल लैंड सेल करता है, इस पे कैपिटल गेन नहीं आता। पर मेरे दोस्त तू जब अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड सेल करता है, इस पे कैपिटल गेन जरूर आता है। Why? Because it is considered as capital asset. इसे कैपिटल एसेट माना जाता है। इसीलिए जब आप कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखते हैं सेक्शन 214 की, वहां पे आपको क्लियर कट रूरल एग्रीकल्चर लैंड को एक्सक्लूड किया गया है, इसलिए इस पे कोई कैपिटल गेन नहीं आता। हालांकि वहां पे सिर्फ रूरल लिखा था, मतलब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जब भी आप सेल करते हैं इस पे कैपिटल गेन टैक्स जरूर आता है, क्लियर। तीसरा, हो सकता है आपकी एग्रीकल्चरल लैंड और गवर्नमेंट इसे कंपलसरीली एक्वायर कर दे रोड, डैम, ब्रिज, कनाल, पोर्ट, एयरपोर्ट बनाने के लिए, और आपको क्या दिया जाएगा? कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड कंपलसरीली एक्वायर होती है तो ऐसे केस में इस पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आता। क्यों सर? कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन कैसे आएगा? क्लियर है। लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जब भी एक्वायर होती है, इस पे कैपिटल गेन आता है, बट अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं जो 1037 में दी हुई है, तो ये कैपिटल गेन नहीं आएगा। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कंपलसरीली एक्वायर होगी, नो कैपिटल गेन। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपलसरीली एक्वायर होगी, 1037 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एग्जम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। यस, तो एग्जम्प्ट अदरवाइज क्या होगा? टैक्सेबल होगा। अब जब टैक्सेबिलिटी आएगी वो कैपिटल गेन के सेक्शन 45(4) के अंदर में आएगी। यस, सॉरी 45(5) के अंदर में आएगी।
अगर टैक्सेबिलिटी आई तो। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जम्प्ट ही होता है। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देता हूं, एक 2013 में एक्ट आया था, राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इसके तहत मोस्टली कैपिटल गेन क्या होते हैं, अब एग्जम्प्ट होते हैं। ये आज की मैं आपको बात बता रहा हूं। क्लियर है मालिक? तो चलो ध्यान से सुनना। हमने देखा कि लैंड कौन सी होती है, हमने सबसे पहले कैटेगराइज किया अर्बन लैंड और रूरल लैंड के अंदर में। और ये अर्बन और रूरल हम क्यों कर रहे हैं, अर्बन और रूरल इसलिए कर रहे हैं ताकि उसका कैपिटल गेन एस्पेक्ट जो है ये हमारा क्लियर हो जाए। क्लियर है मालिक? बढ़ते हैं आगे। क्या माइनर को भी कोई एग्रीकल्चर इनकम आ सकती है? आपके मन में ये सवाल उठेगा। जी हाँ, माइनर को भी एग्रीकल्चर इनकम आ सकती है, लेकिन आप तो जानते हैं माइनर को किसी भी तरीके की इनकम जो आ रही है उसको हम क्लबिंग के अंदर में ट्रीट करते हैं सेक्शन 64(1) के तहत। तो माइनर को अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम आती भी है तो वो हम 64(1) के तहत ट्रीट करेंगे। किसके तहत ट्रीट करेंगे? 64(1) के तहत ट्रीट करेंगे। याद दिला दूं, 64(1) के तहत जो इनकम होती है माइनर की, वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती है। राइट? तो इस पे हम और डिटेल डिस्कस करेंगे क्लबिंग चार्ट के अंदर में। तो यहां आपका चार्ट का एक पार्ट खत्म हुआ और मैं कह सकता हूं आधा चार्ट ही खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब देखिए, अगर कोई भी लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड हमें बनानी थी तो बेसिकली इसकी 3 कंडीशन थी जो डेफिनेशन में लिखी है। अब चार्ट बनाते वक्त मैंने जानबूझ के डेफिनेशन को कंसिडर नहीं करा। क्यों? क्योंकि उसको कभी पूछा ही नहीं जाता, इसलिए हमने उसको चार्ट के अंदर में नहीं रखा ताकि आपका सिलेबस और थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प हो जाए। बट फिर भी मैं ओरली डिस्कस करते वक्त आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, व्हाट इज एन एग्रीकल्चरल इनकम? Agricultural income is an income out of agricultural land which is situated in India and used for the agricultural purpose. Income out of agricultural operation, income out of farmhouse, income from nursery, sampling, seedling, whether basic operation is done or not. ये पूरी डेफिनेशन है। अब अगर इस पूरी डेफिनेशन में आप एक वर्ड पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से अगर कोई इनकम आती है तो वो इनकम क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है। बराबर? अब सवाल उठ रहा था कि ये एग्रीकल्चरल ऑपरेशन वर्ड क्या है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब लेक्चर भी कर रहे होंगे, चाहे आपने रेगुलर लिया होगा, फास्ट ट्रैक लिया होगा, जो भी, तो हमने देखा था कि ये जो वर्ड है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, ये वर्ड डिफाइंड नहीं है। तो जब ये मैटर कोर्ट में गया, राजा बिनोय सहाय का एक केस लॉ था जिसने कहा था कि भैया ये जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन वर्ड है इसको गाइडलाइन इशू की थी कि कैसे आप एग्रीकल्चर मानेंगे। अगर कोई एसएससी सिर्फ बेसिक ऑपरेशन में था तो इनकम प्योरली एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती थी। अगर कोई एसएससी प्योरली सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में था तो हम उसे पीजीबीपी इनकम मानते थे। और अगर एसएससी बेसिक प्लस सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में था तो हम कंपोजिट तरीके से उसको कंप्यूट करते थे इनकम को। राइट? यानी अगर एसएससी ग्रोइंग में भी है और मैन्युफैक्चरिंग में भी है तो जो हम इनकम कंप्यूट करते थे वो मेथड ऑफ कंपोजिट इनकम के थ्रू कैलकुलेट करते थे। याद आ रहा है आपको? आई एम श्योर आपको जरूर याद आया होगा। तो अगर मान लीजिए एसएससी ग्रोइंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग में है तो यहां पे तो दोनों तरह की एक्टिविटी आ गई, बिजनेस एक्टिविटी भी आ गई और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी आ गई। तो आप इसे सेपरेट कैसे करेंगे? इसे सेपरेट करने के लिए रूल नंबर 7 और 8 लाया गया है। एंड फर्दर सेपरेट करने के लिए, मतलब अदर प्रोडक्ट्स के सेपरेशन के लिए भी कुछ रूल बनाए गए हैं। तो आइए समझते हैं कंपोजिट इनकम का कॉन्सेप्ट कहां एप्लीकेबल होने वाला है, जहां पे आप ग्रोइंग में भी है और मैन्युफैक्चरिंग में भी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और ये चीज आपको पूछी जाती है, यहां से जो आपका ये चार्ट का पार्ट है ये आपको पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो एसएससी में हैव कंपोजिट इनकम विच इज पार्टली एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर विच नीड्स टू बी डिसइंटीग्रेटेड। तो जितना एग्रीकल्चर है जितना नॉन एग्रीकल्चर है हमें इसे क्या करना होगा? सेपरेट करना होगा ताकि हम इसे क्या कर सके? डिसइंटीग्रेट कर सके। राइट? नो डिडक्शन इज परमिसिबल फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी। अब सबसे पहले क्या हुआ, जब एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी को अलग अलग करना था तो गवर्नमेंट ने ना एक रूल लाया, रूल नंबर 7 और 8। इसके तहत इंडिया से दैट टाइम जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते थे वो थे टी, कॉफी एंड रबर। तो टी, कॉफी एंड रबर के लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले रूल बनाया, राइट, कि टी, कॉफी और रबर को हम सेपरेट करेंगे। और खुद उन्होंने परसेंटेज दिए कि कितना परसेंट एग्रीकल्चर माना जाएगा और कितना परसेंट नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी ये रूल ऐसे ही चालू है और सिर्फ टी, कॉफी एंड रबर के लिए है। मतलब मान लीजिए आप अगर शुगर केन से शुगर बना रहे हैं तब ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। जब टी, कॉफी एंड शुगर के लिए इन्होंने परसेंटेज दिए तो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो गया, टैक्स पेयर का प्रोटेस्ट हो गया कि आप कौन है ये डिसाइड करने वाले कि इसमें से कितना एग्रीकल्चर है और कितना नॉन एग्रीकल्चर है। और आई गेस ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल बराबर है, क्योंकि एक टाइप की कॉफी नहीं होती, एक टाइप की चाय नहीं होती, दोनों के अंदर लगने वाले एफर्ट्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और इसीलिए एक प्रोटेस्ट हो गया कि भैया कैसे डिसाइड किया आपने कि इतना परसेंट एग्रीकल्चर है, इतना परसेंट नॉन एग्रीकल्चर है। मास लेवल पे प्रोटेस्ट होता है। देख, इनकम टैक्स ने भी अपने पांव बैकफुट पे किए और एक दूसरा तरीका दिया अदर प्रोडक्ट्स का सेग्रीगेशन करने के लिए।
हालांकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टी, कॉफी और रबर के लिए जो परसेंटेज था वो फिक्स हो गया, और अदर प्रोडक्ट्स के लिए कैसे निकाला जाएगा बिल्कुल इसके बाद देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं टी, कॉफी और रबर की। तो सबसे पहले आता है रूल नंबर 7 एंड 8 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स। अगर कोई एसएससी एंगेज है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर के अंदर में, अब देखो एग्जामिनर ना बड़ा जबरदस्त इंग्लिश के साथ वर्ड ट्वीक कर रहा है। इंटर और फाइनल लेवल पे है ना, ये रबर वर्ड यूज नहीं करते, रबर की जगह एक और इंग्लिश वाला वर्ड है लेटेक्स। जैसे वो अपन कहते हैं ना, टॉयलेट वर्ड यूज ना करके वॉशरूम वर्ड को यूज कर लो, थोड़ा फैंसी लगता है, तो ये भी रबर को वर्ड यूज ना करके लेटेक्स को वर्ड यूज कर लेते हैं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, आप लोगों ने याद रखने का, रबर की जगह एक और वर्ड यूज हो सकता है लेटेक्स, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, फैंसी वर्ड है, बाकी मीनिंग सेम ही है। सो अगर एसएससी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों में है, किसके, लेटेक्स या रबर के, तो आपकी 65% इनकम एग्रीकल्चर मानी जाएगी, 35% इनकम नॉन एग्रीकल्चर मानी जाएगी। यस, नॉन एग्रीकल्चर का मतलब या तो आप इसे पीजीबीपी में डालो या तो आईएफओएस में डालो, मोस्टली पीजीबीपी होता है। अगर एसएससी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी, ग्रोन एंड कर्ड, मान लीजिए एसएससी कॉफी बिजनेस में है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, कॉफी को ग्रो भी करते हैं और कर्ड भी करते हैं, 75% एग्रीकल्चर माना जाएगा, 25% नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा। मान लीजिए अगर कॉफी ग्रो करते हैं, कर्ड करते हैं, रोस्ट भी करते हैं, रोस्ट भी कर देते हैं, तो ऐसे केस में 60% एग्रीकल्चर माना जाएगा, 40% नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा। अगर एसएससी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी बिजनेस में है, मतलब अगर वो चाय के बिजनेस में है, तो ऐसे केस में 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर। एक बार चेक कर लीजिए क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं रबर 65-35, कॉफी ग्रोन एंड कर्ड 75-25, कॉफी ग्रोन कर्ड रोस्टेड 60-40, एंड टी क्या होगा बेटा 60-40, बराबर है। अब ध्यान से समझना, ये तो कौन सा हो गया आपका, ये बन गया बेटा आपका टी, कॉफी एंड रबर का। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया मास एजिटेशन हुआ था और उसके अंदर में वो लोग बोल रहे थे आप कौन होते हुए डिसाइड करने वाले कि 65% ही एक्टिविटी एग्रीकल्चर है, 35% ही एक्टिविटी नॉन एग्रीकल्चर है, ये आपने कैसे डिसाइड किया, इस पे मास एजिटेशन हुआ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बचने के लिए बोला कि भैया हम और प्रोडक्ट के लिए लेके आएंगे तो इस पे लोग और भड़क जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक सेफर साइड रूल खेला, अदर प्रोडक्ट्स के लिए क्या लेके आ गए, कंपोजिट इनकम, कि भैया अगर कोई एसएससी अदर प्रोडक्ट्स में है, अब अदर प्रोडक्ट्स क्या हो गया, किसी भी चीज का ग्रोइंग या मैन्युफैक्चरिंग, जैसे शुगर केन से शुगर बनाना, सनफ्लावर से सनफ्लावर ऑयल बनाना, एनी अदर प्रोडक्ट विच इज अदर देन टी, कॉफी एंड रबर, इनका जो पीजीबीपी इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम है ये कैसे सेपरेट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो बातें होती है और मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कीजिए मैंने 100 टन शुगर केन उगाया, जिसमें से 30 टन मैंने डायरेक्टली सेल कर दिया किसी दूसरी शुगर फैक्ट्री को, जहां पे मैंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, मैंने 100 टन उगाया और 30 टन मैंने डायरेक्टली सेल कर दिया किसी भी दूसरी शुगर कंपनी को। अब जो मैंने उगा के डायरेक्टली सेल किया, यहां पे तो सिर्फ ग्रोइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी है, मतलब ये इनकम तो प्योरली कौन सी होनी चाहिए, बिल्कुल सही जवाब एग्रीकल्चर होनी चाहिए, इसमें तो पीजीबीपी का कहीं रोल ही नहीं है। तो अगर मैंने 30 टन शुगर केन डायरेक्टली सेल कर दिया तो प्योरली मेरी जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम बनेगी। यहाँ एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम है, आप अपना इंटेलिजेंस जरूर चलाइएगा। सुनिए, सो अगर मैंने 30 टन डायरेक्टली सेल कर दिया तो इसके केस में क्या होगा दोस्त, वॉट एवर इज द सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ये आपका एग्रीकल्चरल इनकम बन जाएगा, राइट। तो 30 टन जो मैं डायरेक्टली सेल कर रहा हूं वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक। अब बचता है 70 टन, ये 70 टन मैंने मेरी ही शुगर फैक्ट्री में यूज कर लिया, विजय शुगर्स, बराबर है। तो विजय शुगर्स में मैंने 70 टन को यूज कर लिया। अब समझना, ये जो 70 टन में मेरे कंपनी में यूज कर रहा हूं, यहाँ पे ग्रोइंग एक्टिविटी भी है और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी है, मतलब मुझे डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कितनी और पीजीबीपी एक्टिविटी कितनी। अब सबसे पहले मैं जाता हूं रूल नंबर 7 एंड 8, मैं देखता हूं भैया शुगर के लिए तो कुछ कहा ही नहीं है, अब कैसे निकालें। जब शुगर के लिए कुछ नहीं कहा तो ऐसे केस में इन्होंने कहा कि चलिए फेयर मार्केट वैल्यू की बेसिस पे निकालते हैं। अब ये फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे कैसे निकालिए, सुनिए। जब भी आप अपना शुगर लेट्स से खुद की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करना चालू कर दें, तो हम सबसे पहले एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर को डिसइंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। दो तरीके की इनकम अराइज होगी। एग्रीकल्चर कैसे निकालेंगे, वॉट एवर इज द फेयर मार्केट वैल्यू, जिस दिन आप इसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेके आ रहे हैं उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू लिया जाएगा, इसमें से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस किया जाएगा, आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम मान ली जाएगी। लॉ यहां पे ये बोलता है कि भैया देखो, जहां जहां पे भी एक्चुअल सेल वैल्यू अवेलेबल नहीं है वहां पे आप उस चीज का फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। तो अब आप मार्केट में तो दे नहीं रहे, आप तो खुद मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हैं, अगर ये मार्केट में बेचते तो सेल वैल्यू आता, पर सेल वैल्यू अवेलेबल ना है तो मार्केट का फेयर मार्केट वैल्यू उठा लो, इसे सेल वैल्यू अज्यूम कर लो, काम खत्म। तो फेयर मार्केट वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस करना, आपका एग्रीकल्चर इनकम मिल जाएगा।
अब आते हैं बिजनेस में। बिजनेस में आपने शुगर बना ली होगी, शुगर केन से गुड़ बना ली होगी, जैगरी बना ली होगी और फिर सेल कर रहे होंगे, व्हाटसोएवर आपने जो कुछ भी बनाया। अब जब भी आप क्या कर रहे हैं दोस्त, सेल कर रहे हैं, द सेल वैल्यू। अब यही प्रोडक्ट अगर मार्केट से खरीदते आप तो फेयर मार्केट वैल्यू पे खरीदते, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू आपने एग्रीकल्चर इनकम को कंसिडर करने के लिए लिया, वही फेयर मार्केट वैल्यू अब आप मान लेंगे कॉस्ट। यही फेयर मार्केट वैल्यू अब क्या मान लेंगे आप, कॉस्ट। तो आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो सेल वैल्यू जितने में आपने शुगर बेची, अब यही शुगर केन मार्केट से खरीदते तो कॉस्ट में खरीदते, तो उन्होंने क्या किया, जो फेयर मार्केट वैल्यू आपने एग्रीकल्चर इनकम के लिए कंसिडर की है, वही फेयर मार्केट वैल्यू आप पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट डाल सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। हालांकि आप एक भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो मैं आपको मॉड्यूल का भी रेफर करूंगा, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसे अज्यूम कीजिए कॉस्ट और ये माइनस कर दीजिए, प्लस मैन्युफैक्चरिंग के लिए या सेल्स के लिए कुछ खर्चे लगे हैं, आप वो भी और एडिशनली माइनस कर दीजिए। जो भी आएगा ये आपका पीजीबीपी इनकम बन जाएगा। क्लियर है? चलो वापस से देखते हैं। अगर एसएससी ये कब एप्लीकेबल है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों एक्टिविटी में है, तो आपको ये कंपोजिट इनकम लगेगा। पहले कंपोजिट इनकम टी कॉफी और रबर के लिए है, और टी कॉफी और रबर पे जब बहुत गुस्सा आ गया तो लोग ने अदर्स के लिए भी दोनों फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर एसएससी टी कॉफी रबर में है, इन केस ऑफ रबर अगर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में है 65 एग्रीकल्चर 35 नॉन एग्रीकल्चर, कॉफी ग्रोन एंड कर्ड होगा 75-25, कॉफी ग्रोन कर्ड रोस्टेड भी होगा 60-40, चाय के केस में 60-40। अदर्स के केस में कंपोजिट इनकम कैसे निकलेगा, अगर आपने डायरेक्टली सेल कर दिया तो सीधा सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एग्रीकल्चर है, यही प्रोसेसिंग में ला लिया तो दो इनकम आएगी, एग्रीकल्चर भी पीजीबीपी भी। एग्रीकल्चर कैसे निकलेगा, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। पीजीबीपी कैसे निकलेगा, सेल वैल्यू माइनस फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, ये आपका पीजीबीपी इनकम निकल जाएगा। क्लियर है मालिक? चलिए अब हो क्या रहा था, जरा ध्यान से सुनना। और टैक्स चोरी हो रही थी जिसके कारण मेथड ऑफ एग्रीगेशन आया। भले ही चार्ट रिवीजन है पर भाई पढ़ेंगे तो मजे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ एग्रीगेशन किस तरीके से वर्क करता है। चलिए ध्यान से सुनिए अब मेथड ऑफ एग्रीगेशन कैसे वर्क करता है, और पहली बात इसे लाया क्यों गया। दोस्त मेथड ऑफ एग्रीगेशन लाने के पीछे एक बढ़िया सी हिस्ट्री है। हिस्ट्री ऐसी है कि जब एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जम्प्ट किया गया था, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव था जो फार्मर थे इनकी एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट करना। बराबर है, मतलब जो प्योरली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में थे। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए विजय एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, विजय ने पैसा कमाया और विजय पैसा कमा करके क्या कर लेता है, एग्रीकल्चरल लैंड ले लेता है। विजय के पास बहुत सारा कैश आता था, विजय क्या कर देता था, इसे एग्रीकल्चरल लैंड के थ्रू रूट कर देता था। अब विजय की इनकम जो थी, जो टैक्सेबल होनी चाहिए थी, वो भी एग्जम्प्ट हो जाती थी क्योंकि दिखती है एग्रीकल्चर थी। अब जब असेसमेंट होता था विजय का, तब एओ देखता था यार विजय तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसको एग्रीकल्चर इनकम आने का क्या लॉजिक है। और एक मिनट, विजय चार्टर्ड अकाउंटेंट है मतलब जाहिर सी बात है अच्छी खासी इनकम कमा ही रहा होगा, इसको किस बात का एग्जम्पशन चाहिए। लॉ का जो इंटेंशन था, द इंटेंशन ऑफ लॉ वाज वेरी क्लियर, टू गिव द एग्जम्पशन फॉर द पर्पस ऑफ, बोलो, टू गिव द एग्जम्पशन फॉर द पर्पस ऑफ farmers who are not engaged into business. It was never intended to give you to a businessman. अब बताइए, अडानी जी की एग्रीकल्चर इनकम को आप एग्जम्प्ट कर देंगे, ये तो कोई सेंसिबल बात ही नहीं हुई ना, क्योंकि वो एग्रीकल्चरिस्ट है नहीं है, तो सबको मालूम है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उनकी एग्रीकल्चर इनकम क्यों एग्जम्प्ट होनी चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ऐसा किया गया कि मेथड ऑफ एग्रीगेशन इंट्रोड्यूस किया गया। इस मेथड ऑफ एग्रीगेशन के तहत, ये मेथड ऑफ एग्रीगेशन किस किस के ऊपर एप्लीकेबल किया गया, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल किया गया। क्योंकि फर्म और कंपनी के केस में तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में बड़ा क्लियर आ जाता है कि आप एग्रीकल्चर में हैं या एग्रीकल्चर में नहीं है, तो छुपा जो सकते हैं वो यही लोग सकते हैं, इसीलिए मेथड ऑफ एग्रीगेशन सिर्फ इन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है। मेथड ऑफ एग्रीगेशन कब एप्लीकेबल है, जब आपकी एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड कर जाए 5000 से और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड कर जाए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से। अब यहां जो तीनों लिमिट लिखी है ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लिखी है, यही अगर 115 बीएसई होगा तो ये जो लिमिट होगी ये 3 लाख रुपीज ही होगी। यहाँ पे एज वाइज डिपेंडेंट है, याद करो, ओल्ड में नॉन सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, उस बेसिस पे ये 3 डिवाइड किया गया है। हालांकि 115 बीएसई होगा तो एक ही होगा, दैट इज 3 लाख। याद आ रहा है दोस्त आपको? चलिए, अब मेथड ऑफ एग्रीगेशन से हम क्या निकालते हैं, मेथड ऑफ एग्रीगेशन से हम निकालते हैं टैक्स। मेथड ऑफ एग्रीगेशन टैक्स निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, स्टेप नंबर 1 आपको करना होगा एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। स्टेप नंबर 2 इस पे टैक्स निकालिए। स्टेप नंबर 3 एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। स्टेप नंबर 4 टैक्स ऑन स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 1 एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर को मिक्स करो,
स्टेप नंबर 2 उस पर टैक्स निकालो। स्टेप नंबर 3 एग्रीकल्चर प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को ऐड करो। स्टेप नंबर 4 उस पर टैक्स निकालो। स्टेप नंबर 5 डिफरेंस ऑफ टैक्स ले लीजिए, स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 4। फाइनली इस पे सरचार्ज एचईसी रिबेट जो भी आपको करना है अकॉर्डिंगली करिए और आपकी निकल जाएगी फाइनल टैक्स लायबिलिटी। तो 7 स्टेप है, ध्यान से सुनिएगा। कब एप्लीकेबल है? जब एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर हो और नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर हो। तो एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम उस पे टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट उस पे टैक्स, डिफरेंस ऑफ टैक्स इस पे सरचार्ज सेस रिबेट अकॉर्डिंगली लगाना और आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकल जाएगी। इज दैट डन? चलिए आते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर और फिर हमारा ये जो चार्ट है एग्रीकल्चर का ये खत्म हो जाएगा एंड आई एम श्योर इसने आपको वैल्यू जरूर ऐड करी होगी। अब मॉड्यूल में जाना, मॉड्यूल में ना आपको एक इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन इस वाले पार्ट पे सॉल्व कर देना, ठीक है। या आप हमारे रेगुलर बुक या फास्ट ट्रैक बुक में देखोगे या क्वेश्चन बैंक में देखोगे, क्वेश्चनर में देखोगे तो उस पे भी इस पे क्वेश्चन है एग्रीकल्चर टॉपिक पे। तो एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करना, एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करना और एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्या एग्रीकल्चर इनकम आती है तो एग्रीकल्चरल लॉस भी हो सकता है। जी हाँ दोस्त, जहां जहां पे दिल लगता है वहां से दिल टूट भी तो सकता है ना। बस एग्रीकल्चर इनकम में अगर इनकम होती है तो लॉस भी होता है। तो एग्रीकल्चरल लॉस का क्या करेंगे? देखिए एग्रीकल्चरल लॉस एग्रीकल्चरल इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है और अगर ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है तो 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। लॉस फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी शेल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द एग्रीकल्चरल इनकम। यस, एंड ये कितने ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है सर? 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। सर 8 साल में भी ना हो पाया तो? बेटा अगर तुमसे 8 साल में भी ना हो पा रहा है तो तुमसे ना हो पाएगा, इसका मतलब 8 साल बाद भी अगर ये लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर पाए तो ये लैप्स हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? ये क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। तो भाई साहब यहां आपका एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट होता है खत्म। यस तो मालिक आपका ये टॉपिक जो है ये यहाँ पे खत्म होता है। जितने भी सीए इंटर सीए में इंटर वाले दोस्त लोग हैं आई एम श्योर आपने बाकी के चार्ट रिवीजन जरूर लेके होंगे। अगर आपको ये चार्ट बाय करना है तो नीचे लिंक दिया है, जरूर जाकर के जल्दी से बाय कर लीजिए। एंड मैं और भी चार्ट रिवीजन लेकर के आ रहा हूं तो आप मेरे साथ बने रहिए एंड टेक केयर। बाय बोलो बच्चों।